हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर का टेस्ट पेपर कोड 20AC02 के एसे का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अनाउंसमेंट है, मैंने 20AC03 टेस्ट पेपर ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है और इस टेस्ट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 20AC02 में ये 6 एसे पूछे गए थे और हम इन सारे एसे का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, क्लोजिंग द जेंडर गैप ऑन द फार्म कुड एंड वर्ल्ड हंगर। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो सीधे लिखना शुरू मत कर दो। सबसे पहले आपको मेडिटेट करना चाहिए कि इस ऐसे क्वेश्चन पे मुझे फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करना है। एक्चुअली CAPF का जो ऐसे क्वेश्चन होता है वो बहुत लॉन्ग होता है और थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा तो हो सकता है आपका कंटेंट जो है वो ऐसे क्वेश्चन से डेविएट हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप देखो कि ऐसे क्वेश्चन कितना लंबा है, इसके अंदर कितने वर्ड्स है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर टोटल 11 वर्ड्स है। जब आप काउंट करते हो वर्ड्स तभी आप अलर्ट हो जाते हो, केयरफुल हो जाते हो कि देखो इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा कंटेंट दूँ। ओके, अब जैसे आपने काउंट कर लिया तो काउंट करने के बाद आप इस पूरे ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट करो इन डिफरेंट कीवर्ड्स। अब जैसे इसमें जो पहला कीवर्ड है वो है क्लोजिंग द जेंडर गैप। अब इस क्लोजिंग द जेंडर गैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी, साफ शब्दों में। उसके बाद ये एक और कीवर्ड होता है फार्म। फार्म का मतलब एग्रीकल्चर। एक और कीवर्ड है आपको एंड वर्ल्ड हंगर। इसका मतलब वर्ल्ड हंगर को खत्म करना। तो आपके पास 3 कीवर्ड्स है इस ऐसे क्वेश्चन में। अब आपको सोचना है कि मैं किस पे सबसे ज्यादा अपना कंटेंट दूं। 50 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन ले लेगा, 50 वर्ड्स आपका कंक्लूजन ले लेगा, अब बचा 200 वर्ड्स। तो इस 200 वर्ड्स में आप क्या लिखोगे? क्लोजिंग द जेंडर गैप के बारे में लिखोगे? क्या आप फार्म यानी एग्रीकल्चर के बारे में लिखोगे? क्या वर्ल्ड हंगर एंड कैसे किया जाए वो लिखोगे? आपको अब आइडेंटिफाई ये करना है कि मेरा 200 वर्ड्स कौन सा कीवर्ड लेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा जनरल कीवर्ड है और कौन सा स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो जनरल कीवर्ड आपका फार्म है, एग्रीकल्चर। और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आपका पूरा 200 वर्ड्स नहीं लेगा। अगर आप एग्रीकल्चर पे लिखने लग गए तो फिर तो आप ऐसे क्वेश्चन से डेविएट हो जाओगे। अब एग्रीकल्चर पे लिखोगे तो फिर आप एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप लिखने लग जाओगे। फिर हो सकता है कि आप ये भी लिखने लग जाओ कि एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है GDP पे। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर में हम कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन से आप डेविएट हुए। तो ये जो फार्म क्या हो गया, ये एक जनरल कीवर्ड हो गया इस ऐसे क्वेश्चन में। ओके, अब नेक्स्ट देखो एंड वर्ल्ड हंगर। ये भी जनरल है। रीज़न क्या है? अब आप खुद सोचो कि अगर वर्ल्ड हंगर एंड पे मुझे लिखना हो तो मैं ये भी लिखूंगा कि वर्ल्ड हंगर के कारण क्या क्या है, फिर इसका निवारण क्या क्या है, सोल्यूशन क्या क्या है। तो फिर से आप डेविएट हो गए। तो एक्चुअली आपको ढूंढना है स्पेसिफिक कीवर्ड। तो फार्म जो है जनरल कीवर्ड है जो कि माइनर कंपोनेंट ऑफ द एसे है, और एंड वर्ल्ड हंगर ये भी जनरल कीवर्ड है जो कि माइनर कंपोनेंट है एसे का। इस पे आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये है जनरल, मैंने लिख दिया, और ये भी जनरल है। तो आपका स्पेसिफिक क्या है? क्लोजिंग द जेंडर गैप, यानी जेंडर इक्वालिटी आपका स्पेसिफिक वर्ड है और आपको इस पे बात करनी है। कहाँ पे जेंडर इक्वालिटी चाहिए? फार्म पे चाहिए। तो आपको बेसिकली फार्म पे बात नहीं करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करनी है। और फिर बात करके आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड हंगर को एंड कर सकता है। ओके, तो ये आपका हो गया क्लोजिंग द जेंडर गैप, स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया, और ये आपका मेजर कंपोनेंट हो गया ऐसे का। तो मेजर कंपोनेंट से आप कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं शुरू करोगे, आप माइनर कंपोनेंट से शुरू कर सकते हो। दैट इज जनरल कीवर्ड से, फार्म से शुरू कर दो, वर्ल्ड हैंगर से शुरू कर दो, मगर फिर जब शुरू करोगे तो आपको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा क्लोजिंग द जेंडर गैप से अपने आगे वाले पैराग्राफ में। ओके, मैंने शुरू किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से।
यदि कभी भी आपका ऐसे क्वेश्चन पॉवर्टी पे, हंगर पे, मैल न्यूट्रिशन पे, चिल्ड्रन अब्यूज़ पे आता है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट पे आता है, तो आप हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो मैंने इस पैराग्राफ में ये दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 5 जो है उसका एम ये है कि विमेन को इक्वल राइट्स देना, और इस गोल को पूरा करने के लिए हमें जो जेंडर इनइक्वालिटी है रूरल कम्युनिटी में, मैं फार्म पे नहीं आई हूँ, रूरल कम्युनिटी में वो हमें ख़त्म करना है। और फार्म सेक्टर में, यहाँ पे मैं फार्म सेक्टर में आई हूँ, और फार्म सेक्टर में हमें इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल बता दिया कि विमेन को इक्वल राइट्स देना है, और फिर धीरे धीरे देखिए मेरा इंट्रोडक्शन कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। फिर मैं जेंडर इनइक्वालिटी आई रूरल कम्युनिटी पे, कैसे हम इस एम को पूरा करेंगे, जब हम जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करेंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे फार्म सेक्टर में। ओके, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बता रही हूँ कि ऑब्वियसली जब आप ये बोल रहे हो कि जेंडर गैप कम करना है, जेंडर इक्वालिटी लेकर आना है फार्म सेक्टर में, तो सबसे पहले आपको ये डेटा देना पड़ेगा कि कितने विमेन इंगेज्ड है फार्म सेक्टर में। तो मैंने यहाँ पर डेटा दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में 80% ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव विमेन इंगेज्ड, डेवलपिंग कंट्रीज में मिलाकर 43%, पूरे वर्ल्ड में 43% ऑफ द विमेन आर इंगेज्ड इन फार्म सेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि अगर हम जेंडर गैप को कम कर दें या हम विमेन को इक्वल राइट्स दे दें, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे दें, तो विमेन में इतनी पावर है क्या पूरा वर्ल्ड हंगर को ख़त्म कर दे? ऐसा क्यों? तो आपको ये भी एड्रेस करना पड़ेगा कि विमेन कैसे वर्ल्ड हंगर ख़त्म कर सकती है अगर उसको फार्म सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए। FAO ने रिपोर्ट दिया है कि अगर हम विमेन फार्मर्स को सेम राइट्स देते हैं मेन को जैसे मिलता है, तो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ जाएगा अप टू 4%, और ये हंगर को रिड्यूस कर देगा बाय 150 मिलियन। अब इसका रीज़न मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है। सबसे पहले विमेन कितनी परसेंटेज इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, फिर कितना वर्ल्ड हंगर को रिड्यूस कर सकती है ये लिख दिया, क्यों रिड्यूस कर सकती है यहाँ पर लिखा है। विमेन प्ले अ सेंट्रल रोल एज फूड प्रोड्यूसर्स, हाउसहोल्ड फूड मैनेजर्स एंड कंज्यूमर. Research shows that if women have control over their farmland, they are more likely to reinvest their income back into their families to improve their education, nutrition and health. एक और डेटा है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि वर्ड लिमिट मैं क्रॉस कर रही थी, कि मेन अपना इनकम उतना ज़्यादा फैमिली को नहीं देते हैं जितना विमेन देती है अपना इनकम फैमिली को। तो ये एक और डेटा है जो मैं इसमें नहीं डाल पाई। पहले मैंने गोल बता दिया, कितने विमेन इंगेज्ड है, कितना वर्ल्ड हंगर रिड्यूस कर सकती है, और मैं फार्म के बारे में आज सच नहीं बता रही हूँ, आप देख रहे हो मैं वर्ल्ड हंगर के बारे में आज सच नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ जेंडर गैप को क्लोज करने से फार्म में वर्ल्ड हंगर कैसे कम होगा वो मैं बता रही हूँ। फिर क्यों वर्ल्ड हंगर ख़त्म होगा ये बता दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ है, जेंडर इक्वालिटी में प्रॉब्लम कहाँ है? तो पहली चीज़ तो ये है, मेल बेस्ड इनहेरिटेंस लॉज है, विमेन को लैंड राइट्स नहीं मिलते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो विमेन नहीं ले पाती है। ओके, फिर पुअर एक्सेस टू क्रेडिट, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करना, फॉरेस्ट फिशरीज में ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय मेल बायस रूल्स एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स. Its access can provide important additional source of nutritional diversity since women are the main gatherers of food from forests and the principal producer in small scale and inland fisheries. हल्का सा मैं यहाँ पर डेविएट हो रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फिशरीज के बारे में बात करने लग गई हूँ। ओके, मगर आप मत होना,
According to the World Bank, investing in women farmers, अब मैं conclude कर रही हूँ, could bolster food security across the world. So closing gender gap is essential not only for the well-being of families but also for the world. मैंने वर्ल्ड बैंक का भी रिपोर्ट दे दिया. The nation should therefore endeavor to support girls' access to education, teach women sustainable farming practices and provide credit to women in agriculture. India has initiated Mahila Kisan Sashaktikरण परियोजना that aims to empower women by enhancing their participation in agriculture. अब आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. तो मेरा कनेक्शन है इसमें ऐसे क्वेश्चन से. सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है, और जिससे विमेन को जो लैंड राइट्स, जिससे विमेन को ज़्यादा फार्म राइट्स मिल पाए. ओके, तो यहाँ पर मैंने महिला सशक्तिकरण परियोजना के बारे में भी बता दिया है. फाइन. अब नेक्स्ट देखिए, एकदम सेम स्टेप आपको फॉलो करना है. शुड ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग भी रेगुलेटेड. कितने वर्ड्स हैं पहले ये काउंट कर लो. तो इसमें टोटल 6 वर्ड्स हैं. फिर आप कीवर्ड पहचानो. तो कीवर्ड क्या है? ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कीवर्ड दिख रहा है, मगर यहाँ पे ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट कीवर्ड है इसका रेगुलेशन. अब आपको ये देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा कीवर्ड है, जनरल कौन सा, स्पेसिफिक कौन सा है. तो आपको ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में बात नहीं करनी है. अगर आप इसके बारे में बात करने लग जाओगे तो फिर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करने लग जाओगे. ठीक है, कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से मोड को रिजॉर्ट कर रहे हैं. ये ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग आपका जनरल है और रेगुलेटेड आपका स्पेसिफिक है. आप जो भी बात करोगे ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की, विद रिगार्ड टू रेगुलेशन आपको बात करना है कि ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात करना है. तो ये जो रेगुलेटेड है दैट बिकम्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऐसे क्वेश्चन, और ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज माइनर कंपोनेंट. ओके, अब कैसे मैंने शुरू किया, ऑब्वियसली जो माइनर कंपोनेंट है यानी ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, आप उससे शुरू कर सकते हो. आप इसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए, क्यों रेगुलेट करना चाहिए, इससे नहीं शुरू करोगे. दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेशनल अप्रोच अपनाते हैं, वो एकदम अच्छा नहीं है. ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग मीन्स, ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज डिफाइंड एज, ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू, ये सब अनएक्सेप्टेबल है. ओके, मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया है. द मोस्ट कंपेलिंग चेंज इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज़ कम फ्रॉम द इंटरनेट. और इंटरनेट जो है उसका ग्लोबल रीच है, लो कॉस्ट है, और जितने भी फर्म्स हैं वो सारे अपने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं. ओके, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स भी यूज़ करते हैं. ओके, पॉलिटिकल एड्स देते हैं और अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मनी रेज करते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं और कैंपेन करते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पर जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है उसका जो एम होता है ना, वो मैंने छोटे सेंटेंस में लिख दिया है. फिर यहाँ पर मैंने दिया है कि ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का प्रॉब्लम क्या है. तो मैंने 3 प्रॉब्लम दिया है. पहला प्रॉब्लम मैंने दिया है डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, और इसमें जब मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, से मुझे अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस देना पड़ेगा. तो मैंने महाराष्ट्र इलेक्शन में का एविडेंस दे दिया है. कोशिश करो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम मत दो, कोशिश मत करो, देना ही नहीं है. ओके, फिर सेकेंड प्रॉब्लम मैंने लिखा है. जब ऑब्वियसली 3 प्रॉब्लम लिखूंगी तो फर्स्ट आ गया. सेकेंड प्रॉब्लम मैंने लिखा है माइक्रो टारगेटिंग फीचर. This feature allows advertiser to show ad to specific segments of users segregated on the basis of geography, age, gender, while remaining invisible to everyone else. Through this means, political candidates can target their ads to communities who may be more receptive to misleading statements. अब इसका मैंने ये ओपिनियन दिया, इसको बैकअप करने के लिए मैंने इंडिया का एग्जाम्पल न देकर मैंने यूएसए का एग्जाम्पल दिया है. 2016 में प्रो ट्रम्प एड्स ऑन फेसबुक टारगेटेड अफ्रीकन अमेरिकन्स टू डिस्करेज देम फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन. Such feature also raises the issue of equal access to information, as different people in different places are receiving different amounts of information.
फिर थर्ड प्रॉब्लम मैंने बता दिया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन द फंड्स। ओके, अब ये 3 प्रॉब्लम बताकर अब मैं बता रही हूँ इस 3 प्रॉब्लम की वजह से रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कॉन्सिक्वेंटली ट्विटर इन 2019 अनाउंस टू बैन ऑल पॉलिटिकल एड्स, और इसी की वजह से ये ऐसे क्वेश्चन बना है। ओके, ये करंट है। हाउएवर फेसबुक रिफ्यूज सेइंग दैट इट वुड स्टाइफल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट अब मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन लिख रही हूँ, बट डेमोक्रेसी एंटाइटल्स द वोटर्स टू हैव एक्सेस टू लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन। The Election Commission therefore should ensure full transparency in online political advertising that includes disclosing each other's ad content, bias, identity and targeted audience. It should also lay down the stringent rules on funds to be spent on online political advertising. To conclude, the future of online political ads involves greater level of checks. अब मैं यहाँ पर इतना कुछ बताने के बाद कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ट्विटर ने क्या किया, फेसबुक ने क्या किया, फिर मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है, ये सब बताने के बाद अब मैं बता रही हूँ कि बहुत चेक्स की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। सोशल मीडिया कंपनी शुड असिस्ट द नेशन टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स बाय अलाउइंग ओनली फैक्ट चेक पॉलिटिकल एड्स। रेगुलेशन करना ज़रूरी है, ये मैंने प्रॉब्लम्स के ज़रिए बता दिया। नेक्स्ट है नेशनल एस्पिरेशंस विल रिमेन अनमेट अनलेस एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज। तो सबसे पहले हमें वर्ड्स काउंट करना है, टोटल इसमें 9 वर्ड्स है। फाइन, अब 9 वर्ड्स में आप देखोगे इसमें जनरल कौन सा है, स्पेसिफिक कौन सा है, उस हिसाब से फिर आप माइनर कंपोनेंट और मेजर कंपोनेंट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक आपका कीवर्ड है नेशनल एस्पिरेशंस, दूसरा है एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज्ड। ओके, और फिर आपका रिमेन अनमेट भी है, वो भी लिख लो, तो वो भी हो सकता है, मगर इसमें जो कीवर्ड जो नज़र आ रहा है वो नेशनल एस्पिरेशंस और एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज्ड है। आप खुद सोचो, आप नेशनल एस्पिरेशंस के बारे में बात करोगे कि एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज के बारे में बात करोगे। अगर हम नेशनल एस्पिरेशंस के बारे में बात करने लगे तो बहुत सारे नेशनल एस्पिरेशंस है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना, हंगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ओके, वर्कर्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, तो बहुत सारे नेशनल एस्पिरेशंस हैं। तो हम नेशनल एस्पिरेशंस के बारे में बात नहीं करना है इस ऐसे में, ये जनरल है। जो स्पेसिफिक है वो एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज्ड। अब इसमें भी एजुकेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मगर इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको प्रायोरिटी देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्यों देना है प्रायोरिटी? क्योंकि इसको प्रायोरिटी देंगे तभी नेशनल एस्पिरेशंस हमारा फुलफिल होगा। तो नेशनल एस्पिरेशंस आपका माइनर कॉम्पोनेंट है और एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज आपका मेजर कंपोनेंट है। तो बेसिकली आपको एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज के बारे में 200 वर्ड्स में बात करनी है। 200 वर्ड्स में आपको अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। 50 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन, 50 वर्ड्स आपका कंक्लूजन, रेस्ट 200 वर्ड्स विल जस्टिफाई द ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर भी इसका इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से शुरू किया है। ओके, और मैंने ये बोला है कि ये गोल को अचीव करना इंडिया का नेशनल एस्पिरेशन है। नेशनल एस्पिरेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इस सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में अगर इनको एम्पावर कर दिया गया एजुकेशन से तो वो ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं ये सारे नेशनल एस्पिरेशन को फुलफिल करने में। तो एजुकेशन उनको अवेयर करता है अपने राइट्स के बारे में और साथ में अकाउंटेबल बनाता है टू रियलाइजिंग दीज गोल्स। तो मैंने क्या किया, नेशनल एस्पिरेशन और एजुकेशन को कनेक्ट कर दिया इंट्रोडक्शन में। प्रायोरिटी के बारे में अभी बात नहीं किया, मैंने सिर्फ यही बोला है कि नेशनल एस्पिरेशंस जो हमारा है वो तभी फुलफिल होगा जब हम अपने सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे विद एजुकेशन। ओके, फिर मैंने यहाँ पर लिखा दस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन इफ नेशनल एस्पिरेशंस हैव टू बी मेट। तो आप देख रहे हैं नेशनल एस्पिरेशंस माइनर कंपोनेंट है, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र ही नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करूंगी। बट द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया हैज़ नॉट रिसीव्ड इनफ अटेंशन। This finds resonance in the UNESCO data that says India has one of the lowest public expenditure rates on education per student. जब मैं बोल रही हूँ इंडिया हैज़ नॉट रिसीव्ड इनफ अटेंशन, तो मुझे फिर अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए डेटा देना होगा, तो मैंने दे दिया। फिर ऑल्सो इंडिया विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 77% लैग्स बिहाइंड अदर ब्रिक्स नेशन हैविंग लिटरेसी रेट्स अबव 90%.
इन दिस स्लाइड कनेक्शन कर रही हूँ मैं पहले वाले पैराग्राफ से। इन दिस स्लाइड द यूनियन बजट 2020 हैज़ इंक्रीज द एलोकेशन फॉर एजुकेशन सेक्टर बाय 5%। तो मैंने कनेक्ट किया कि इसी की वजह से यूनियन बजट जो 2020 उसमें एजुकेशन का जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब मैं बोल रही हूँ ये जो फंड्स है जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा उसको यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए, और उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो रिटार्ड हो जाती है या उनकी लर्निंग एबिलिटी में क्या क्या रुकावटें हैं वो लिखा है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेल ट्रेन टीचर्स की कमी है। फिर मैंने इस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये डेटा दिया कि इंडिकेट लो न्यूमेरिकल स्किल अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। In 2019, the center amended rules under RT Act, make it compulsory for all state governments to codify expected level of learning outcomes in different subjects. तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एजुकेशन एट हायर लेवल। ओके, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ स्किल ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर जितने भी डिग्री होल्डर्स है वो अनएम्प्लॉयड है। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंटल काउंसिल दे रही है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है अनएम्प्लॉयड है, तो आप चाहो तो आप डेटा दे सकते हो कि कितने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। फिर मैंने बताया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंटल काउंसिल सेटअप किया गया है और इसका इम्पैक्ट है जो अभी दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट येट डिसर्निंग सिंस द रिपोर्ट CMI इंडिकेट्स दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज टू 8.4%। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुड बी ओरिएंटेड, जो आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द 4 पिलर ऑफ एजुकेशन दैट आर एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड स्किल. Its robust implementation will ensure productive and quality learning for all. Such learned and skilled citizens will play key role in fulfilling India's national aspiration. देखो मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया ऐसे क्वेश्चन को अपने कंक्लूजन से. नेक्स्ट है कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी इज फार मोर डेंजरस दैन कम्युनलिज्म ऑफ माइनॉरिटी. ये बहुत सेंसिटिव और प्रोवोकेटिव ऐसे क्वेश्चन है. ओके, आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. आप गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हो. आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, आप उसको बता सकते हो, मगर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कंट्रोवर्शियल स्कीम्स है, कोशिश करो कि उसको साइड में रखो. अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंटल काउंसिल है उसका अभी इम्पैक्ट पता नहीं चल रहा है. तो एक तरह से मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, मगर ये कंट्रोवर्शियल नहीं है. ठीक है, ये कम्युनल टेंशन नहीं लेकर आएगा, ये किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा है. ओके, किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा है. मगर जब इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करो कि आप ऐसा कोई लाइन, कोई सेंटेंस नहीं लिखो जिसमें गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, या आपका खुद का कम्युनिटी, आपका रीजन, आपका कास्ट पता. स्टूडेंट का मैंने ऐसे क्वेश्चन चेक किया था, ऐसे क्वेश्चन था लिंग्विस्टिक शोविनिज्म पे. तो एक स्टूडेंट ने उस पर लिखा कि साउथ इंडियंस जो हैं वो एंटी हिंदी है. ओके, मगर इंडिया को अगर हमें यूनिफाई करना है तो हमें हिंदी साउथ इंडिया में लेकर आना चाहिए, थर्ड लैंग्वेज बनना चाहिए, सभी को हिंदी सीखनी चाहिए, कुछ इस तरह से उसने लिखा था. तब मेरी उससे फ़ोन में बात हुई स्टूडेंट से, तो मैंने उसको कहा कि आपके इस कंटेंट से साफ पता चल रहा है कि आप नॉर्थ इंडियन हो. आपके कंटेंट से बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए आपका कास्ट, आपका बैकग्राउंड, आपका कम्युनिटी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कुछ नहीं पता चलना चाहिए. ओके, चलिए देखते हैं. इसमें 12 वर्ड्स हैं. ओके, अब इसमें आप देखिए कि कीवर्ड कौन सा है. एक तो है कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी. सिर्फ कम्युनलिज्म की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनलिज्म पे बात कर रहे हैं. भाई देखो, कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी बात हो रही है. दूसरा है कम्युनलिज्म ऑफ माइनॉरिटी, और एक है यहाँ पर डेंजरस. यानी इसमें कंपैरेटिव स्टडी करना है आपको. आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए बिटवीन कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी एंड कम्युनलिज्म ऑफ माइनॉरिटी.
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी बोल के बात खत्म कर दी और लास्ट में लिखते हैं इट इज़ मोर डेंजरस देन कम्युनलिज्म ऑफ माइनॉरिटी। तो गलत चीज़ है, आपको दोनों को कंपेयर करना है। अब मैंने यहाँ से कोट से शुरू किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमेशा कोट से ही शुरू करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है, हमेशा ही कोट से शुरू करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास कोट है तो आप ले लो कोट को जो रेलिवेंट है इससे क्वेश्चन से, अदरवाइज आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो। अ लाई डज नॉट बिकम द ट्रुथ, wrong does not become right, and evil does not become good just because it is accepted by the majority. रिचर्ड वॉर्नर। ओके, जब भी कोट यूज़ करो डबल इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर से देना। अब देखिए इसमें लिखा है कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी इज फार मोर डेंजरस दैन कम्युनलिज्म ऑफ माइनॉरिटी। आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इसको फेवर में ही लिखना है। मगर फिर जब आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तो आपको ओपिनियन अपना सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। फॉर में लिख रहे हैं तब भी देना पड़ेगा। ओके, अब ये जो है ये भी स्पेसिफिक है और ये भी स्पेसिफिक है और ये भी स्पेसिफिक है, सारा का सारा स्पेसिफिक है। मगर आपको कंपैरिजन करना है, ये चीज़ याद रखना। आपका कंटेंट जो है शुड नॉट बी हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी और कम्युनलिज्म ऑफ माइनॉरिटी। दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा डेंजरस है। फाइन। अब मैंने यहाँ पर सेक्युलरिज्म से शुरू किया है जिससे सभी इंडियंस को अपने अपने बिलीफ और कल्चर को फॉलो करने की आज़ादी मिलती है। ओके, मगर यही फ्रीडम जो है कम्युनिस्ट फीलिंग्स में बदल जाता है अगर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिंक हो जाता है। अगर हम अपने अपने रिलीजन को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिंक कर देंगे तो इसको हम कम्युनलिस्ट फीलिंग्स कहते हैं। तो बेसिकली मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ कम्युनलिज्म के बारे में बात की है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को टच नहीं किया क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ओके, Such communist ideologies lead to riots and anarchy when communist groups agitate for fulfilling their social, economic or political ambitions at the cost of nation's interest or national interest. Fine. तो अभी भी मैं कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में नहीं आई। अब मैं सेकेंड पैराग्राफ से बात करूँगी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में। फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कम्युनलिज्म ऑफ ऑल सॉर्ट्स इज हार्मफुल एंड रिसेंटली इंडिया हैज विटनेस परपेचुअल मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट टसल ओवर रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। और मैंने मगर बताया नहीं कि कौन कौन से राइट्स, ये सब नहीं बताया। ओके, फिर तुरंत मैं मेजॉरिटी कम्युनलिज्म पे आ गई। मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट एनी डिमांड बाय पीपल कांट बी डीम्ड। अब देखिए मेजॉरिटी कम्युनलिज्म होता क्या वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। मगर आप लोग जो डेफिनेशन अप्रोच है ना, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म मीन्स, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज डिफाइंड एज, इस तरह से मत शुरू किया करो। ओके, मैंने कैसे शुरू किया है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट एनी डिमांड्स बाय इट्स पीपल कांट बी डीम्ड एज एंटी नेशनल, वेयर एज माइनॉरिटी कम्युनलिस्ट डिमांड्स इज कंडेम्ड एज एंटी नेशनल। जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म वाले लोग हैं वो लोग जो भी डिमांड करते हैं वो एंटी नेशनल नहीं है, मगर जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म वाले लोग हैं वो जो भी डिमांड करते हैं वो सारे एंटी नेशनल होता है। ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसी धारणा है। फिर मैंने लिखा अगेंस्ट दिस लाइट मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज मोर डेंजरस देन माइनॉरिटी कम्युनलिज्म बिकॉज द फॉर्मर का मतलब मेजॉरिटी कम्युनलिज्म गेन्स इट्स स्ट्रेंथ बाय मोबिलाइजिंग द एंटायर नेशन बाय इट्स स्यूडो सेक्युलर बिलीफ। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा डेंजरस है माइनॉरिटी कम्युनलिज्म से, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म में वो ताकत है कि वो सारे नेशन को मोबिलाइज कर सके, इन्फ्लुएंस में लेकर आ सके, क्योंकि मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पर मैं बोल रही मेजॉरिटी कम्युनलिज्म ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म पे वो ताकत है कि वो 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने स्यूडो सेक्युलर बिलीफ से, फॉल्स बिलीफ से। और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म थ्राइव्स बाय गेटिंग सपोर्ट्स ऑफ इट्स ओन पीपल और हु आर फ्यू इन नंबर्स। और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी मोबिलाइज करने की कोशिश करती है मगर से 20% 30% ऑफ द पॉपुलेशन। इसी की वजह से एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म डजंट हैव पोटेंशियल टू डोमिनेट द सोसाइटी विच मेजॉरिटी कम्युनलिज्म कैन ईजिली डू। मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के पास ताकत है सोसाइटी को डोमिनेट करने की, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को नहीं है। फिर मैंने लिखा मेजॉरिटी कम्युनलिज्म ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मैंने फर्स्ट रीज़न दे दिया क्यों डेंजरस है, क्योंकि वो एंटायर नेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरा रीज़न दे रही हूँ,
impact the territorial integrity of the nation. For instance, Pakistan got divided in 1971 when they tried to impose its national culture on Bengalis of Bangladesh. बहुत सारे रीज़न थे डिवाइड होने के, मगर इसमें से ये एक रीज़न था कि अपना जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म था ना, वो इम्पोज किया गया बांग्लादेश पे. इट शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनलिज्म. तीसरा रीज़न दे रही हूँ. ओके, दूसरा, पहला रीज़न इन्फ्लुएंस कर सकता है एंटायर नेशन को. दूसरा रीज़न टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट कर सकता है. मैंने सपोर्ट करने के लिए अपना ओपिनियन, एक एविडेंस दे दिया. नेक्स्ट बोल रही हूँ कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनलिज्म. व्हेन माइनॉरिटी फील्स दैट देयर फेथ एंड राइट्स आर अंडरमाइंड बाय द मेजॉरिटी, दे प्रोटेस्ट एंड डिमांड फॉर देयर लेजिटिमेट राइट्स. अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ. मेजॉरिटी कम्युनलिज्म दस इज मोर डेंजरस देन माइनॉरिटी कम्युनलिज्म. द फॉर्मर डिफाइज द रियल, फॉर्मर कौन सा है? मेजॉरिटी कम्युनलिज्म. डिफाइज द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड आइसोलेट द माइनॉरिटीज दैट हैव ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज. Hence, majoritarianism should be replaced by pluralism, which promotes peaceful coexistence of all the citizens belonging to diverse religion, language and caste. मैंने अपने conclusion को ऐसे question से direct connect किया है. Next है, will strategic disinvestment boost the Indian economy? तो इसमें आपका टोटल 7 वर्ड्स है. फाइन. तो इसमें आपका जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. और इंडियन इकोनॉमी आपका जनरल है. आपको इंडियन इकोनॉमी पे बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में. और फिर बात करते करते आपको कनेक्ट करना है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, मगर एज सच आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करनी है. तो ये आपका जो जनरल है ये बन गया आपका मेजर कॉम्पोनेंट, और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट आपका स्पेसिफिक हो गया. ओके, तो आप स्पेसिफिक से या मेजर कॉम्पोनेंट से आप अपना इंट्रोडक्शन मत शुरू करना, इंडियन इकोनॉमी से शुरू कर सकते हो. अब यहाँ पर मैंने शुरू किया है कि इंडिपेंडेंस से हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, और उसमें से एक पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, जिसमें 31 PSU को डिसइन्वेस्ट किया गया था 1991 में. ठीक है, और फिर मैं करंट गवर्नमेंट का बता रही हूँ कि इनका टारगेट इतना ट्रिलियन का है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते करते मैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, मैंने इंडियन इकोनॉमी और डिसइन्वेस्टमेंट को कनेक्ट कर दिया, मगर अभी मैं बूस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ. ओके, फिर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है वो मैंने लिखा है. अब देखिए, मैंने वर्ड इन्वॉल्व लिखा है. आप लोग लिखते हो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू. ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डेफिनेशनल अप्रोच इसको कहते हैं. तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ साइजेबल पोर्शन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल टू इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे दिया है. Economic growth is dependent on fiscal deficit. Currently, it is 3% of GDP, which indicates that there is a big gap between government's revenue and expenditure. तो fiscal deficit 3% है. तो यहाँ पर कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वो मैंने लिखा है कि reduce the expenditure of the government. फिर लिखा है these loss making PSU को अगर हम मार्केट डिसिप्लिन सिखाना है तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा. एक बार ये डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो it will comply with the requirements of SCBI and stock exchanges, which include timely release of their statements and market sensitive information. The revenue released from disinvestment can be used to finance the higher capital expenditure, which will lead to the creation of infrastructure that are crucial for rapid economic growth. The revenue will also reduce the borrowings of the government, which increases revenue deficit that slows down the economy. तो जो भी रेवेन्यू मिलेगा डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो हम हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है, और फिर इससे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और गवर्नमेंट का बोरिंग भी ख़त्म होगा. जो गवर्नमेंट बोरो करता है लोन्स वो भी ख़त्म होगा. मगर इसके नुकसान क्या है वो लिख दिया. वुड लीड टू इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज. फिर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिख दिया, उसको प्राइवेटाइज करना थोड़ा सही नहीं है. फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी बेटर लेड आउट एंड टाइमलाइन. इट शुड बी टेकन अप इन सच अ वे दैट इट मोनेटाइज द इन्वेस्टमेंट इन PSU एंड मैक्सिमाइजेज देयर value for Indian taxpayers. Also, the resources generated from disinvestment should not squandered on meeting only revenue expenditure, but be invested prudently in creating more productive assets. Next देखिए, cooperative security, a global threat management.
अब इसमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी और दूसरा कीवर्ड है ग्लोबल थ्रेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है। ये स्पेसिफिक है और ये जनरल है। ओके, ग्लोबल थ्रेट के बारे में बात नहीं करोगे। अगर ग्लोबल थ्रेट के बारे में बात करोगे तो फिर तो आप टेररिज्म के बारे में बात करने लग जाओगे, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बात करने लग जाओगे, पॉवर्टी, हंगर, ये सब के बारे में बात करने लग जाओगे। मगर इन सब को हम कैसे टैकल करें उसके लिए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की ज़रूरी है। तो आपको कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है। तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी आपका मेजर कॉम्पोनेंट है और ग्लोबल थ्रेट मैनेजमेंट आपका जनरल है। तो आप ग्लोबल थ्रेट से शुरू कर सकते हो। मैंने शुरू किया है, इन अ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट द थ्रेट्स टू नेशन हैव अज्यूम्ड इंक्रीजिंगली ट्रांसनेशनल फिनोमेना। दे इंक्लूड फॉरेन एग्रेशन, एपिडेमिक डिजीज। ये मैंने तब बनाया था जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक नहीं हुआ था। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हो कोरोना वायरस से भी। तो कौन कौन से ग्लोबल थ्रेट है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। Such complex problem can only be overcome by united action across national frontiers because no country will be able to effectively tackle these heightened and interconnected global threats alone. Such united action is called cooperative security. इसको हम कहते हैं cooperative security, whereby countries of the world work jointly through agreed mechanism to resolve disputes, enhance economic development and maintain stability in their region and the world. Cooperative security can become an instrument to manage global threats like terrorism. In order to uproot it, all the nation states are required to update and harmonize their different counter-terrorism strategies to devise more effective and counter measures. कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि क्या कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है या नहीं है वर्ल्ड नेशंस में। अभी ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रहा होगा इसका कंटेंट, क्योंकि मैंने कोरोना वायरस के आउटब्रेक के पहले इसको लिखा था। अनदर ग्लोबल थ्रेट इज क्लाइमेट चेंज फॉर विच कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज नीडेड। तो कैसे हम ग्लोबल थ्रेट को मैनेज कर सकते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी से, वो मैं बता रही हूँ। Scientists have warned that the climate crisis is threatening the fate of humanity. In this light, the nations of the world have taken pledges to combat the climate change. But the UN Emission Gap Report 2019 indicates that the country except India have failed to achieve it. Another reason for cooperative security is withering status quo and distrust is increasing between Russia and West, USA and China, USA and Iran, India and Pakistan. Such distrust escalates arms race and ultimately lead to full-scale war. US-Iran tussle in January 2020 exemplifies the aforementioned statement. तो अपना ओपिनियन भी हमें देना पड़ेगा। तो मैंने यूएस ईरान का टसल बता दिया। आप यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर भी बता सकते हो। अभी एपिडेमिक वॉर चल रहा है, वो भी आप बता सकते हो। एट द सेम टाइम द आर्म कंट्रोल अग्रीमेंट आर विदरिंग। The US in August 2019 has withdrawn from Intermediate Range Nuclear Force Treaty with Russia. US ने और भी कई ट्रीटी से विड्रॉ किया है, वो आप बता सकते हो। Against this background, cooperative security is the need of hour, and the modern cooperative security organizations like NATO, EU, Asian are more frequently and more recently cooperative security initiative share the common objective of enhancing national security by cooperation rather than competition. ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया है यहाँ तक। ओके, एक्चुअली ये सब इंक्लूड करने से लंबा हो गया, ये वाली चीज़ है। बट इट रिक्वायर्स close and continuing political consultation, free and open trade relations, and closely aligned foreign security policies and multinational military information. Such united action will ensure stable and peaceful international environment.